हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है कि इस वक्त आप इंतजार कर रहे हैं अपने फेवरेट शो बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड का। तो आपका वक्त जाया न करते हुए मैं बबीता जैन एक बार फिर से सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले बात उस भाषा की जिसने हमें और आपको जोड़ा है। ये वो भाषा है जो पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। ये भाषा है हमारी और आपकी। ये भाषा है हमारे संविधान की। ये भाषा है हमारे स्वाभिमान की। और ये भाषा है हमारे हिंदुस्तान की। जी, हम बात कर रहे हैं हमारी राजभाषा हिंदी की। ये वही भाषा है जिसका जन्म भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत से हुआ है और आज ये हमारी आम बोलचाल की भाषा में शुमार हो चुकी है। खासतौर पर उत्तर भारत में इसे प्रमुखता से बोला जाता है। 1996 यानी 1996 में हुए एक सर्वेक्षण के मुताबिक 66% भारतीय हिंदी बोल सकते हैं और 1998 यानी 1998 के अनुसार विश्व में 18 करोड़ 20 लाख प्रतिनिधियों द्वारा हिंदी का प्रयोग किया गया था। उस दौरान हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के 5वें पायदान पर मौजूद थी। हिंदी को इंडो आयरन भाषा माना जाता है, जिसका प्रयोग करीब 48 करोड़ 70 लाख लोगों द्वारा किया जा रहा है। देश के उत्तरी राज्यों जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में हिंदी को मुख्य भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी के गौरव को बरकरार रखने के लिए पूरे विश्व में हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और दूसरे भारतीय विदेश मिशन संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें होने वाली सभी गतिविधियां हिंदी की महिमा के इर्द गिर्द ही आयोजित की जाती हैं। भारत के बाहर नेपाल, बांग्लादेश जैसे कई पड़ोसी देशों में हिंदी को समझा जाता है। साथ ही फिजी जैसे देश में न सिर्फ लोग इसे समझते हैं बल्कि इसे बोल भी सकते हैं। हिंदी के सम्मान में कई सरकारी विभागों द्वारा हिंदी पखवाड़ा भी आयोजित किया जाता है। आज हिंदी को हमारे साथ की जरूरत है, इसीलिए हिंदी दिवस के मौके पर हमें ये प्रयास करने होंगे कि हिंदी को दूसरी भाषाओं के समान ही सम्मान मिल सके। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। दोस्तों, दिल को छू जाने वाली इस आवाज का जादू सिर्फ हिंदी सिनेमा तक ही सीमित न होकर देश के कई लोगों तक अलग अलग भाषाओं में आज भी सिर चढ़कर बोलता है। इस आवाज के कायल दुनिया भर के लोग हैं और आज है जन्मदिन इसी अनोखी आवाज के बादशाह का। ये हैं येसुदास जी, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को विश्व स्तर पर नई पहचान दिलाई। साथ ही प्लेबैक सिंगिंग में भी उन्होंने एक नए दौर की शुरुआत की। आज ही के दिन 1940 में जन्मे येसुदास ने 5 दशक के अपने करियर में 50,000 से भी ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं। और दोस्तों, क्या आप सोच सकते हो कि इतने सारे गाने किसी एक या दो भाषा में नहीं बल्कि हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ जैसी करीब 17 भाषाओं में रिकॉर्ड किए गए हैं। ये इनकी आवाज का ही जादू है कि इन्हें अब तक प्लेबैक सिंगिंग के लिए 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि दूसरे संगीतकारों के लिए एक मिसाल है। इनके पिता भी एक मलयालम शास्त्रीय संगीत गायक और स्टेज अभिनेता थे। 70 के दशक में सलिल,
प्रेम नजीर और यसुदास की तिकड़ी ने मलयालम फिल्म उद्योग को अपनी सफलता से हिला कर रख दिया था। कहा जाता है कि उनकी आवाज मलयालम फिल्मों के नायक प्रेम नजीर पर बिल्कुल फिट बैठती थी। यसुदास ने हिंदी सिनेमा में अपने कदम 70 के दशक में रखे और इनके आगमन के साथ ही इंडस्ट्री को एक ऐसा गायक मिला जिसका इंतजार शायद लंबे समय से किया जा रहा था। 1971 यानी 1971 में आई फिल्म जय जवान जय किसान में यसुदास ने पहला गाना गाया, लेकिन उनकी पहली रिलीज फिल्म छोटी सी बात रही। इन्होंने इंडस्ट्री के हर बड़े अभिनेता जैसे अमिताभ बच्चन, अमोल पालेकर और जितेंद्र को अपनी आवाज दी। इसके अलावा यसुदास ने रविंद्र जैन, राज कमल और सलील चौधरी जैसे बड़े बड़े संगीतकारों के साथ भी काम किया। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। और पता है दोस्तों, हमारा ज्यादातर वक्त अपने काम को पूरा करने में भले ही बीत जाता है, लेकिन इंसान वही याद किया जाता है जो हुनर के साथ साथ इंसानियत से भी परिपूर्ण हो। इसीलिए हर किसी के लिए एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। यसुदास एक ऐसे पार्श्व गायक रहे हैं जिनकी प्रतिभा की चमक देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब रोशन रही है। उन्होंने रेडियो कजाकिस्तान के लिए रशियन भाषा में भी गाना गाया था। 14 नवंबर 1999 में यसुदास को यूनेस्को द्वारा पेरिस में आयोजित किए गए म्यूजिक ऑफ पीस समारोह के मौके पर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स इन म्यूजिक एंड पीस से सम्मानित किया गया था। संगीत प्रेमियों के पसंदीदा म्यूजिक कॉन्सर्ट सूर्या म्यूजिक फेस्टिवल में इन्होंने 36 बार परफॉर्म करके एक नया मुकाम भी हासिल किया है। भारत सरकार ने संगीत में यसुदास के योगदानों का सम्मान करते हुए इन्हें 1975 यानी 1975 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म भूषण से नवाजा है। देश के इस अनमोल रतन को आज उनके जन्मदिन पर हमारी पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाइयाँ। चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा मेरी जान ये सितारा वो सितारा। माना तेरी नजर
मेरा सितारा। वैसे कहा जाता है कि एक अच्छा डांस करने वाला शख्स एक अच्छा अभिनेता हो सकता है, लेकिन एक अच्छा अभिनेता एक अच्छा डांसर भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। अब हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, उनकी हर एक डांस फॉर्म अपने आप में अलग नजर आती है। एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हंस क्योंकि दुनिया को है हंसाना, है मेरे दिल तू गाए जा, ये गाना सुनाकर आपको इसके डांसर का नाम बताने की जरूरत तो शायद ही पड़े। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अभिनेता माना जाता है। अपनी पहली ही फिल्म से दुनिया के दिलों पर राज करने वाले इस शख्स को प्यार से डुग्गू के नाम से जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं वन एंड ओनली ऋतिक रोशन की। आज ही के दिन 10 जनवरी 1974 को पंजाबी हिंदू परिवार में जन्मे ऋतिक को एक्टिंग विरासत में मिली है। उनके पिता राकेश रोशन अपने समय के अच्छे कलाकार रहे हैं, पर क्या आपको मालूम है कि ऋतिक ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। मात्र 6 वर्ष की उम्र में उन्हें फिल्म आशा में सहायक बाल कलाकार के रूप में काम करने का अवसर मिला, जिसके बाद इन्हें बहुत सी दूसरी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम मिलने लगा। आपके दीवाने और भगवान दादा ऐसी ही कुछ फिल्में थीं जिसमें ऋतिक बाल कलाकार और इनके पिता मुख्य अभिनेता रहे थे। तुम चाची हो? किसकी? मेरी और किसकी? मेरा मतलब कि तुम स्वरूप चाचा की? कोई नहीं, मैं मुसीबत में थी, भगवान दादा ने मुझे यहाँ पना दी है। अच्छा किया, अपने परिवार में एक बढ़ती तो हुई। नाम क्या है तुम्हारा? बिजली। मेरे बारे में इतने सवाल किए लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। नाम गोविंदा, काम शांति नगर फैक्ट्री का मैनेजर और भगवान दादा का बेटा। अभिनय की बारीकियां सीखने के साथ साथ ऋतिक ने खेल फिल्म से निर्देशन को समझना भी शुरू कर दिया। करण अर्जुन और कोयला जैसी कई सफल फिल्मों में ऋतिक ने बतौर सहायक निर्देशक काम किया था। दोस्तों, ऋतिक की प्रतिभा अब किसी से भी छिपी नहीं थी, इसीलिए इनके पिता राकेश रोशन ने सन 2000 में 2 नए चेहरों को फिल्मी पर्दे पर उतारा। जी हाँ दोस्तों, ये 2 चेहरे ऋतिक और अमीषा पटेल थे, जिन्हें दर्शकों का ऐसा साथ मिला कि उन्होंने लोगों को कहने पर मजबूर कर दिया। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है, दोस्तों, दुनिया में उगते हुए सूरज को ही सलाम करने की परंपरा है। ठीक ऐसा ही कुछ ऋतिक के साथ भी हुआ। 14 जनवरी सन 2000 को फिल्म कहो ना प्यार है के प्रीमियर के बाद जब ऋतिक हॉल से बाहर निकले तो उनकी दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो लोग कुछ घंटे पहले तक उन्हें पहचान नहीं रहे थे, अब वहीं पर हजारों की भीड़ ऋतिक के चारों ओर उन्हें घेर कर खड़ी थी। वैसे ये आलम आज भी बरकरार है। इस फिल्म की सफलता के बाद ऋतिक को बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया।
100 के करीब अवार्ड जीतने की वजह से इस फिल्म का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। वैसे दोस्तों, हौसलों से ही उड़ान होती है, ये बात हमारी पर्सनैलिटीज में साफ नजर आती है। 21 साल की उम्र में ऋतिक में स्कोलियोसिस नाम की बीमारी का पता चला, जिसके बाद सभी ने कहा कि वो एक्टिंग और डांसिंग नहीं कर सकते हैं। ये वो बीमारी होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी असामान्य तरीके से मुड़ जाती है, लेकिन ऋतिक जैसा सुपरमैन हालात के आगे झुकने वालों में से नहीं था। इसीलिए उन्होंने अपने मनोबल से वो कर दिखाया जिसे लोग देखकर हैरान रह गए। जब मैं 21 साल का था, I had almost started getting the confidence that I can talk. And at that time, I was diagnosed with a severe case of scoliosis, which is a curvature of the back. The spine was not straight, it was like this. And every time I tried to work out or dance, I used to go into a spasm. I used to be in bed for weeks or months. We went to all the doctors in the world, and they all said that, well, you know, with this problem, we don't think you should be an actor, because then you have to dance and you have to fight, and if you do that for a couple of years, you'll be on a wheelchair. I'm smiling there, I'm laughing, I'm saying, but doc, that's what I want to do, that's what I am, that's what I really want to do, and I'm crying at the same time, I'm laughing at the same time. You don't have a choice. Are you going to not do something about it, or die trying? सन 2001 में करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में उन्होंने शाहरुख खान के छोटे भाई की ऐसी भूमिका निभाई, जिसके बाद हिंदुस्तान का हर बड़ा भाई अपने छोटे भाई में ऋतिक को ढूंढने लगा। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। ऋतिक रोशन एक ऐसे कलाकार हैं जो फिल्मों को दिल से करने की काबिलियत रखते हैं। अपनी फिल्मों के किरदारों को जीवंत करने के लिए वो कभी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। 2003 में आई फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक ने मानसिक रूप से कमजोर बच्चे के जीवन को ऐसे जिया कि लोग आज तक उस छवि को भुला नहीं पाए हैं। अच्छा बताओ, किसी पर्टिकुलर फाइल को खोले बगैर विंडो के एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में कॉपी कैसे किया जाता है? मिस्टर माथुर, आप इसे नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले प्रोग्राम में जाकर क्लिक कीजिए। जब विंडोज एक्सप्लोरर खुल जाए तो कर्सर को उस फाइल पर ले जाकर राइट क्लिक कीजिए, फिर बिना बटन छोड़े दूसरी ड्राइव में ले जाकर बटन छोड़ दीजिए। आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी सर। इट्स राइट, इट्स एब्सोल्युटली राइट। इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया उन्हें। इसके बाद वो ऐसे सुपर हीरो के रूप में सामने आए कि लोगों को उन्होंने बार बार तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। वैसे ऋतिक जैसा सुपरमैन धूम 2 जैसी फिल्म में एक परफेक्ट चोर के नेगेटिव किरदार में भी दर्शकों की वाहवाही लूटने में पीछे नहीं रहा। इस फिल्म ने उन्हें इनके करियर का 3रा फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया और 2008 में आई फिल्म जोधा अकबर ने एक बार फिर से ऋतिक को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया। क्रिश 3 उनकी ऐसी ही दमदार भूमिकाओं का एक जीता जागता उदाहरण है, जिसने इंडस्ट्री को उनका नया सुपरस्टार कम सुपरमैन दिया है। ये फिल्म 2013 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप फिल्मों में से एक है। आज ऋतिक रोशन को उनके जन्मदिन पर हम सभी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर भी यहाँ
को अपनी मार धाड़ और रोमानियत के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, लेकिन हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे निर्माता निर्देशक भी हुए हैं जिन्होंने नई तरह की फिल्में बनाने का साहस दिखाया और एक नए सिनेमा की नींव रखी। ये वो फिल्में थीं जो मध्यम वर्गीय परिवारों का प्रतिनिधित्व करती थीं। बासु चैटर्जी ऐसी ही कई फिल्मों का ताना बाना बुनने वाले महान फिल्म निर्माता निर्देशकों में से एक हैं, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इन्होंने पर्दे पर वही दिखाया जो उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान देखा। बासु चैटर्जी का जन्म 10 जनवरी 1930 को राजस्थान के अजमेर शहर में हुआ था। बचपन से ही फिल्में देखने के शौकीन बासुदा मुंबई जाकर वहां पर फिल्मों के क्षेत्र में कुछ करना चाहते थे और यही वजह रही कि उन्हें मुंबई के एक आर्मी स्कूल में लाइब्रेरियन तक की नौकरी करनी पड़ी। कुछ समय के बाद बासु जी ने ब्लिट्ज पत्रिका के लिए राजनीतिक कार्टून बनाने का काम शुरू किया और कार्टून की दुनिया से उनका ये रिश्ता लगभग 19 साल तक जुड़ा रहा। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य से हुई और दोस्तों, यही वो मुलाकात थी जिसने बासुदा के फिल्मी सफर की बुनियाद रखी। बासुदा की फिल्मों में वही समाज व परिवेश नजर आता है जैसा कि निर्माता निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में दिखाई पड़ता है। बासुदा उन फिल्म निर्माताओं में से हैं जिन्होंने हिंदी फिल्मों को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लोकप्रिय बनाने में खास भूमिका निभाई। बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सोसाइटी के साथ जुड़कर बासुदा ने फ्रांस, इटली, स्वीडन और जापान जैसे देशों में अपनी फिल्मों का प्रदर्शन किया। ये ऐसे देश थे जहां इसके पहले तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों का ही प्रदर्शन किया जाता था। अलग तरह की सिनेमा को भारत में बढ़ावा देने के लिए ही उन्होंने सारा आकाश नाम की मनोरंजक फिल्म का निर्माण किया। समर, बेटा अब इस घर में बहू आनी ही चाहिए। बड़े की बारात गए 8 साल हो गए, अब मेरे हाथ पर भी काम नहीं करते। तू घर में छोटी बहू ले आ तो मुझे फुर्सत मिले। नहीं अम्मा नहीं, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी। अभी तो मेरी पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई है और फिर शादी के बाद कोई खास कुछ बताएगा। फ्यूचर देखना है। फ्यूचर देखना है? शहजादे अंग्रेजी बोल रहे हैं। तुम्हारा ही तो फ्यूचर है, इस घर का तो कोई फ्यूचर है ही नहीं। मालूम है, मुन्नी की शादी का कर्जा अभी तक ढो रहा हूँ, कहाँ से आएगा ये रुपया? कभी सोचा है? फ्यूचर देखना है। बासु जी की ये फिल्म राजेंद्र यादव के उपन्यास सारा आकाश पर ही आधारित थी, जिसमें दर्शकों को बासुदा का ये नया प्रयोग बहुत पसंद आया। 1970 यानी 1970 में सारा आकाश के बाद उन्होंने एक के बाद एक रजनीगंधा, चितचोर, छोटी सी बात, खट्टा मीठा, स्वामी और शौकीन जैसी कई हिट फिल्में दी। वैसे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि फिल्मों के साथ साथ बासुदा की कलात्मकता से छोटा पर्दा भी अछूता नहीं रहा है। उन्होंने टेलीविजन के लिए रजनी, दर्पण, कक्का जी कहिन और व्योमकेश बख्शी जैसे कई सफल नाटकों का निर्माण किया। ये इन नाटकों की लोकप्रियता ही है कि आज भी इनका पुनः प्रसारण समय समय पर किया जाता है। फिल्म सारा आकाश में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए बासुदा को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही रजनीगंधा और स्वामी फिल्म के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया और सन 2007 में इनको आईफा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज इंडस्ट्री के इस महान निर्माता निर्देशक को उन्हीं के एक फिल्मी गीत के साथ हमारी पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रजनीगंधा
पता है दोस्तों, जब भी मैं आपके साथ होती हूँ वक्त कैसे चला जाता है पता ही नहीं चलता। तो अब बबीता को दीजिए इजाजत, मिलते हैं कल दोबारा। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।